नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं, जो कि हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और इस समय काफ़ी चर्चा में भी है। और टॉपिक जो है वो लेबर लॉ से रिलेटेड है, श्रमिक कानून से संबंधित है ये टॉपिक। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय भारत में 7 स्टेट्स ऐसे हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, परिवर्तन किए हैं, उनको डाइल्यूट किया है। तो ये क्या मुद्दा है, इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट आयाम हैं, क्या डायमेंशंस हैं, एग्जाम्स के लिए हमें क्या समझना है, तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, लेबर लॉज क्या होते हैं। जो श्रमिक काम करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बहुत अगर बेसिक में समझाऊं, तो जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए जो उनके सिक्योरिटी के लिए जो कानून होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कानून होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मजदूर काम कर रहा है, लगातार वो 18 आवर्स तक काम कर रहा है, तो उसको ये प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा। उसको वेतन नहीं दिया जा रहा, उसको सैलरी नहीं दी जा रही, उसको वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज होते हैं उन्हें हम लेबर लॉज कहते हैं, श्रमिक कानून कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड ये बता दूं कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस समय मजदूरों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी कि श्रमिक कानून नहीं थे। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण जो जवान लोग थे, जवान लड़के थे, जब लंदन में आके जब वो काम किया करते थे, तो उनसे लगभग 20-20 घंटे उनसे काम कराया जाता था। वो गंदी जगह रहते थे, स्लम एरिया में रहते थे। इवन उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी क्योंकि श्रमिक कानून नहीं थे, लेबर लॉज नहीं थे, तो वो जवानी में ही मर जाया करते थे। उनको टीबी हो जाया करती थी और तरह तरह की बीमारियां उन्हें हो जाया करती थी। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो भारत में आपको पता है कि अम्बेडकर साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हेड थे। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अम्बेडकर साहब जो थे, लेबर लॉज के लिए बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। वो लेबर लॉज के हमेशा लेबर्स के हमेशा फेवर में रहे हैं, मजदूरों के हितों में वो हमेशा काम करते रहे हैं। तो जब हमारा संविधान बनाया गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है कुछ आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे संबंधित जो प्रावधान किए हैं, जो मजदूरों से संबंधित है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है जो आपको पता होगा कि आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, उसमें ये प्रावधान है कि बंधुआ मजदूरी जो है वो नहीं कराई जा सकती है। जैसा कि आपको भारत में पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पहले बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। बॉन्डेज लेबर, बॉन्डेज लेबर का मतलब होता है पैसा उनको समय पर न देना, उनको बांध के रखना। तो इस तरीके से जो बॉन्डेज लेबर है, इसके लिए कानून बनाया गया। और बॉन्डेज लेबर जो है 1976 में इसके लिए लॉ बनाया गया था। और साथ साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बॉन्डेज लेबर को प्रोविडेड किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 की अगर आप बात करेंगे, तो आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को भी प्रोविडेड किया गया है। बच्चों, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ आप काम नहीं करा सकते हैं, ये चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बनाया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब भी हमने लेबर से रिलेटेड, श्रमिक कानून से रिलेटेड जो है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको जगह दी और उनको महत्व दिया। अच्छा, ये लेबर लॉज अभी चर्चा में क्यों हैं, ये सबसे खास महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी बहुत सारे राज्यों ने जो है अब लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, जिसमें 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, तो आसाम है। इस प्रकार की जो 7 स्टेट्स हैं, इन्होंने अपने लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि लेबर लॉज में क्यों चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है। मीन्स मजदूर जो हैं वो दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, या दिल्ली से यूपी जा रहे हैं, या से यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। तो इस तरीके से सब उड़ीसा जा रहे हैं। सब जो वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, उनका माइग्रेशन अभी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर लॉकडाउन, राइट, आफ्टर लॉकडाउन कहीं भारत में निश्चित रूप से जो है वर्कर्स की प्रॉब्लम आने वाली है, क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि वर्कर्स मिलेंगे नहीं। तो उनको किस तरीके से रोका जाए। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 7 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने कानूनों में परिवर्तन किया है, उनको डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है, डाइल्यूट करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो कानून है वो बहुत रिजिड हैं, कठोर हैं। और अब जो कानून है उनको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, परिस्थितियों के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से।
देखिए उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन की स्थिति में आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। हम लॉकडाउन 4 आने जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लंबे समय से जो है वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा है। उनके सामने कितनी परेशानियां हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके सामने आ गया है। इंडस्ट्रीज आज बंद होने के कगार पे है। उनको धीरे धीरे जो है स्टार्ट करने की सरकार योजना बना रही है। तो ऐसी स्थिति में जब वर्कर्स नहीं होंगे, प्रोडक्शन भी हमको चाहिए, तो हमें करना क्या है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमें कानूनों में परिवर्तन चाहिए था, हमें फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए थी, हमें कठोर कानूनों को साधारण बनाना था। एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लिया पहले जो है कोई भी मजदूर अगर काम करता था, ये थियोरेटिकल बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है। तो सिद्धांतों में कानून के हिसाब से ये कि कोई भी वर्कर जो है वो 8 घंटे ही काम करेगा, ये कानून है, ये रिजिड कानून हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगर उसको एक वीकली ऑफ मिलना होता है तो ये भी जो है एक कानून हो गया। उस तरीके से उसकी फैसिलिटीज़ हैं, उसके वेजेस हैं, राइट, उसको जो सैलरी मिलती है, उसको जो वेतन मिलता है, उसके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसके वीकली हॉलीडे है। तो ये सब जो है ये सब कानून के अंतर्गत आता है, लेबर लॉज के अंतर्गत आता है। तो पहले कह सकता हूँ कि पहले कोई भी व्यक्ति जो है 8 घंटे काम करता था, लेकिन अब जो लेबर लॉज में चेंजेस किए उस हिसाब से जो है वो 12 घंटे पर डे काम कर सकता है। तो ये एक चेंजेस हुआ। देखिए इसको फ्लैक्सिबल बनाया गया परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि मजदूर कम है, ज़्यादा घंटे काम करना है, ज़्यादा घंटे काम करना है, तो 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले 48 आवर्स था, अब ये 72 आवर्स हो गया। वीकली की बात कर रहा हूँ मैं, आपको साप्ताहिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब वो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो इसमें ये भी प्रोविजन है कि उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाए, उनको वेजेस भी दिए जाए। उस हिसाब से जटिल कानून जो है भारत में कह सकते हैं कि जो रिजिड लॉज हैं, राइट, उनको फ्लैक्सिबल किया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के द्वारा उनको ईजी बनाया जा रहा है, ईज ऑफ बिजनेस किया जा रहा है कि इतना फ्लैक्सिबिलिटी हो कि विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में आसानी से आ सकें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि विदेशी कंपनियों का मतलब क्या होता है। विदेशी कंपनियों का मतलब ये होता है कि इस समय चाइना की जो स्टेटस है, चाइना की जो स्थिति है, वहाँ से बहुत सारी कंपनी जो है दूसरे देशों में इस समय जा रही हैं। तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मौका हो सकता है कि वो कंपनियां जो है भारत में आ सकें। तो भारत में वो तभी आ सकेंगी जब भारत में लॉज जो होंगे वो बहुत फ्लैक्सिबल होंगे। अगर भारत में लॉज फ्लैक्सिबल नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में कंपनियां नहीं आएंगी। और सबसे खास बात है कि भारत में ईज ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। इससे ईज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी होनी चाहिए, राइट, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत में आएगा, विदेशी कंपनियां भी आएंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो कह सकते हैं कि जो जिनकी कंपनियां हैं, राइट, जो मालिक हैं, वो भी फ्लैक्सिबल रूल्स को देख के, लॉज को देख के कह सकते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा और रिलैक्स मोड में होंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो लेबर लॉज चेंज किए गए हैं उसके पीछे मेन उद्देश्य ये है कि जो कानून है, जो रिजिड थे, उनको फ्लैक्सिबल बनाया गया। फ्लैक्सिबल क्यों बनाया गया? वक्त की जरूरत थी और परिस्थितियां भी इस प्रकार की इस समय बन चुकी हैं। यूपी में इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। यूपी में ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश लाया गया। अब आप सोचेंगे सर ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो देखिए कानून बनाना, चूंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कानून बनाना है, लॉ बनाना काम जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है, संसद का होता है। संसद जब कोई कानून बनाती है तो ही वो कानून जो है इम्प्लीमेंट होता है राष्ट्रपति की परमिशन के बाद। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, तो राज्य में वही काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, राज्य विधानमंडल का होता है। राज्य विधानमंडल जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जब उस चीज़ के लिए कानून बनाएगी तो गवर्नर साहब जो है उस पर जब अप्रूवल देंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि इस समय लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेशन में नहीं है, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होती है और हमें किसी कानून की आवश्यकता होती है तो ऐसी कंडीशन में जो है ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, एक अस्थायी कानून होता है जिसको बाद में अप्रूवल की जरूरत होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तभी वो जाके परमानेंट कानून बनता है, तभी जो है वो लॉ बनता है।
तो इस प्रकार से ये ऑर्डिनेंस के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया इसके लिए, और लेबर लॉज को 3 साल के लिए यूपी में सस्पेंड किया गया है। जो लेबर लॉज हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि कोई भी कंकरेंट लिस्ट में जब भी कोई लॉ होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। मीन्स स्टेट भी लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और संसद भी कानून बना सकती है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। तो अप्रूवल के बाद जब इसका अप्रूवल इसको मिल जाएगा तभी जाके जो है ये स्थायी कानून बनेगा। अभी तक तो ये ऑर्डिनेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस है और लेबर लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर लॉज के लिए जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए यूपी ने ऑर्डिनेंस लाया, तो उस तरीके से कुछ और भी स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, जैसे गुजरात है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है। इन प्रदेशों ने भी जो है लेबर लॉज को डाइल्यूट किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लॉज हैं जिनको डाइल्यूट किया गया है। तो उसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, कानून है द शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, राइट, इसको भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट किया गया है। और उसके अलावा फिर जो है एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 19 कह सकते हैं कि 47, इसको भी डाइल्यूट किया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, इसको भी डाइल्यूट किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया गया है क्योंकि परिस्थितियां इस हिसाब से हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि क्या ऐसा उद्देश्य है फिर कि जिससे हमें लेबर लॉज को डाइल्यूट करना पड़ा। तो पहली तो काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि लेबर लॉज में रिफॉर्म्स किए जाएं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जो ईज़ ऑफ बिजनेस हो, बिजनेस के लिए। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी ऐसा हो गया है कि जब आप कोई बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपी में तो आपको कम से कम 30 दिन लगते हैं, लेकिन अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये जो है ईज ऑफ बिजनेस है, इसको हम ईज ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि लेबर लॉज जो हैं वो एक साधारण हो जाएं, फ्लैक्सिबल हो जाएं, जटिल न रहें, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाएं कि ईज ऑफ बिजनेस हो। और दूसरी बात है कि इस समय जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे कानून हों, जिससे हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आ सके, उसको किक स्टार्ट मिल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। क्योंकि आज देखेंगे आप बहुत सारे मजदूर जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से अपने स्टेट्स में पहुंचे हैं। एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस समय, बहुत बड़ी परेशानी है। रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, उद्योग धंधे किस तरीके से स्टार्ट हों, इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट हों। क्योंकि कठोर लॉज हैं, कठोर लॉज के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। हम एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि विदेश से विदेशी कंपनियां भारत में आए, तो उनको जितना ईज ऑफ बिजनेस मिलेगा तभी जाके जो है वो कंपनी आ सकेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकेगा। और अगर हम अपने इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे, तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में पहले से ही ये बताया गया है कहीं ना कहीं जो है लेबर लॉज हैं उनको डिरेगुलेट करना है और उनके साथ साथ जो है उसको फ्लैक्सिबल बनाना है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कानून हैं, राइट, उन सभी कानूनों में परिवर्तन किया गया है, चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट लाया गया है, उनको जो फ्लैक्सिबल बनाया गया है उनमें जो चेंजेस लाए गए हैं। लेकिन कुछ कह सकते हैं कानून ऐसे हैं जिनको उससे बाहर रखा गया है। तो वो कानून कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। बॉन्डेज लेबर, बॉन्डेज लेबर का मतलब आज भी आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, किसी को जबरदस्ती जो है आप कह सकते हैं कि अपने यहाँ काम पे नहीं रख सकते हैं। ये एक्ट 1976 है, तो ये उसे बाहर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 ये भी उससे बाहर है। उसके बाद बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स एक्ट 1996 ये भी उससे बाहर है। उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये भी उससे बाहर है। और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें ये भी बताया गया है कि 15,000 से कम सैलरी जिसको मिलती है उनके वेतन में सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये सब क्यों किया गया, ये राज्यों की क्या जरूरत थी जो इस प्रकार से ये सभी जो है कानूनों में लगातार फटाफट चेंजेस किए गए। उसके पीछे कारण है कि उद्योगों को स्टार्ट करना है, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना है, लोगों को रोजगार देना है। जैसे मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाना है। और इस जो लॉज को ईज करने की बात की गई उसमें
जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर है, अगर 50 लेबर से कम उसके पास है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा है लेबर उसके पास है तो ऐसी कंडीशन में ही उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये एक तरीके की ईज ऑफ कह सकते हैं कि ईज ऑफ लॉज है, ईज ऑफ बिजनेस है ये, है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये टेम्परेरी है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि यूपी में 3 साल के लिए सस्पेंड किए गए हैं, मध्य प्रदेश में 1000 डेज के लिए हैं। प्रश्न उठा है कि मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा, उनके राइट्स का क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा, क्योंकि आज आप देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स थे वो मजदूरों के भगवान थे, राइट। और उन्होंने ही इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जो है जिस तरीके से मजदूरों के हालात थे, कार्ल मार्क्स ने ये मुद्दा उठाया और मजदूरों के मसीहा बने। आज आप देखेंगे, आज जब से लॉकडाउन का पीरियड चला है तब से सबसे ज़्यादा हाशिए पर मजदूर ही आए हैं। मजदूर ही बेचारे पैदल जा रहे हैं, मजदूर ही जो है उनको खाना नहीं मिल रहा है, रास्ते में उनकी मौत हो रही है, ट्रेन से कट जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम भले ही कितने भी चेंजेस लेबर लॉज में ला रहे हैं, और लेकिन सवाल ये भी है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके अधिकारों का क्या होगा। सरकार अगर इनको एक अच्छी नीयति से ला रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके एक्सप्लोटेशन को अगर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया, उनकी सोशल सिक्योरिटी को फोकस नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि ये लेबर लॉज जो हैं ये बेकार साबित होंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।